brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं सप्ताह का पहला खर्चा पानी। साथ में है अंशुमन तिवारी जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? वीकेंड कैसा रहा सर? धन्यवाद दर्पण, मैं अच्छा हूँ बिल्कुल। सप्ताह के पहले खर्चा पानी में हमारे पास कुछ खबरें आरबीआई से जुड़ी हुई हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के फॉलो अप के तौर पर। अमेज़न, फ्लिपकार्ट की दुनिया में काफ़ी हलचल है, काफ़ी उठापटक है अलग-अलग मोर्चों पर। हम उस पर बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात हम करेंगे दर्पण रोजगार पर। जी बिल्कुल। आपने लाइनअप बता ही दिया और चलते-चलते हम कैन और भारत सरकार के लंबे समय से चल रहे विवाद पर रीसेंट अपडेट भी लेंगे। तो अंशुमन जी, पहली खबर की ओर को चलते हैं। इस वक्त अगर देश की कोई सबसे बड़ी दिक्कत, या चलिए सबसे बड़ी नहीं भी तो कुछ सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है बेरोजगारी। अब पार्लियामेंट्री पैनल ने लेबर मिनिस्टर से कहा है कि देश को बेरोजगारी या स्पेसिफिकली बोले तो कोविड के दौरान हुई जॉब लॉस की सच्ची तस्वीर दिखाएं। यानी स्पष्ट है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और सिर्फ ईपीएफओ के डेटा से कोट अनकोट सच्ची तस्वीर नहीं दिखने वाली। बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है दर्पण, और ये पिछले कुछ सालों में पहली बार हमको देखने को मिल रहा है जब संसदीय समितियां थोड़ा आगे बढ़कर सरकार से सवाल पूछ रही हैं। हमने इससे पहले एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का जिक्र किया था जिसने पूरे बैंक्रप्सी कोड की असफलता को विस्तार से बताया था और एक कहा था कि सरकार इस पूरे कानून को वापस ड्राइंग टेबल पर ले जाए और इसे ठीक करे। अब ये संसदीय समिति जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की संसदीय समिति है, उसने सरकार के पूरे रोजगार के दावों की खासी चीरफाड़ की है। उसने ये कहा है कि ईपीएफओ के जरिए, जो कि कर्मचारी संगठन है जहां आमतौर पर संगठित क्षेत्र की नौकरियों की बात होती है और वहां जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, इनरोलमेंट होते हैं, उन्हें सरकार आमतौर पर बढ़ते हुए रोजगारों का सबसे बड़ी तस्वीर बनाकर पेश करती है। उस पर संसदीय समिति ने असंतोष जाहिर किया और उसने कहा कि सिर्फ इतने भर से तस्वीर दिखाई नहीं देगी। रोजगारों पर हम अर्थात में और खर्चा पानी में लंबी विस्तार से चर्चा करते रहे हैं। अर्थात के बड़े एपिसोड हैं जिनमें हमने संगठित क्षेत्र की, ग्रामीण बेकारी की, शहरी बेकारी की, आने वाले रोजगारों की, गैर रोजगारों की, इन पर सब पर चर्चा की है। समिति जिसे पर लोग आप जाकर देख सकते हैं कि कौन से आयाम है। समिति ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। समिति ने यह कहा है कि सरकार के पास बेकारी को बताने का सही आंकड़ा नहीं है। सरकार को कोविड का लोगों के रोजगार पर कितना गहरा असर हुआ है, इसकी सही छानबीन करके देश के सामने वास्तविक तस्वीर लाई जानी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि यह सवाल करने का इंतजार करते करते संसदीय समिति तक जाना पड़ा। यह काम सरकार को खुद करना चाहिए था। दुनिया भर के हर देश ने अपने यहाँ कोविड से रोजगारों पर क्या असर हुआ है इसका गहरा अध्ययन किया और देश को बताया है कि कितने रोजगार गए। हम कोविड की पहली लहर से दूसरी लहर और दूसरी लहर से तीसरी लहर में आ गए। आज तक सरकार ने वास्तविक रूप से हमें यह नहीं बताया कि कितने माइग्रेंट्स लेबर के जॉब गए, असंगठित क्षेत्र में कितनी नौकरियां गई, संगठित क्षेत्र में कितनी नौकरियां गई। यानी जहां सबसे ज्यादा दर्द है उसका इलाज करने के बजाय उन आंकड़ों को छिपाया जाता है या उनके बारे में वास्तविकता स्पष्ट नहीं की जाती। संसदीय समिति ने कहा है कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी स्वतंत्र प्रतिष्ठित संस्थाओं ने पिछले 1-1.5 साल के दौरान अलग अलग अध्ययनों में यह बताया है कि भारत में बेकारी और बेरोजगारी कोविड के बाद कितने बड़े पैमाने पर फैली है, जिसमें उसने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे का जिक्र किया है, असंगठित क्षेत्र की नौकरियों की बात की है, यह इशारा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आईएलओ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं मान रही हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई हैं और वो गरीबी की रेखा में खिसक गए हैं। ये इन आंकड़ों का संदर्भ देते हुए या कहीं कहीं हवाला देते हुए समिति ने कहा है कि जैसे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे का जिक्र किया है और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में लगभग जो फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स थे वो उस 30% फॉर्मल सैलरीड वर्कर जो थे वो इनफॉर्मल सेक्टर में चले गए, कैजुअल में चले गए और इनफॉर्मल सैलरीड जॉब सिकुड़ गए। सीएमआई के आंकड़े लगातार आ रहे हैं जिन पर हम बराबर चर्चा करते हैं, जो भारत में बेकारी की दर का महीनेवार आकलन देते हैं। ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, ग्रे कॉलर जॉब्स के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, पर ये सारे के सारे आंकड़े दर्पण निजी या जो रिसर्च संस्थाएं वहां से आती हैं। सरकार इसे स्पष्ट रूप से हमें नहीं बताती। संसदीय समिति की बात शायद सुनी जाए, शायद कानों में गूंजे और सरकार संसद को, देश को यह बताए कि आखिर नौकरियों के जाने की परिस्थिति क्या है, बेकारी की परिस्थिति क्या है। यहां अगली खबर पर चलते चलते हमें एक और महत्वपूर्ण
तथ्य याद दिलाना है कि रोजगारों के आंकड़े को लेकर सरकार में पिछले 5-6 साल से काफी असहमति और काफी गहरा पशोपेश है। हमें याद होगा कि जब एक आंकड़ा आया था एनएसएसओ का कि भारत में बेकारी 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर है, तो सरकार ने उसे डिनाई कर दिया था और ये कहा था कि सर्वे गलत है, सरकार का ही सर्वे था, ये सर्वे ठीक नहीं है, हम इसे दोबारा सर्वे करेंगे। फिर बाद में साल भर बाद उसे मान लिया गया था। तो अब संसदीय समिति की कोशिश से ही कम बेकारी का सही आकलन और बेकारी के असर की सही पैमाइश हमारे सामने हो सकता है आए, सरकार बताए, क्योंकि वो जो कहावत है ना कि जिसको आप नाप नहीं सकते उसे आप संभाल नहीं सकते। तो पहले तो हमें नापना जरूरी है कि बेकारी कितनी है, तब बेकारी से संभालने की या बेकारी के इलाज की कोशिशें की जाए। तो अर्थ यही है कि डायग्नोसिस पहले करना होगा, उसके बाद इलाज की ओर को जाना होगा, बेरोजगारी की अगर बात की जाए। अंशुमन जी, दूसरी खबर की ओर अगर चले तो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग पिछले हफ्ते खत्म हुई, जिसके बारे में आप और सिद्धांत जी खर्चा पानी के पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। लेकिन एक फॉलोअप स्टोरी जो है वो भी गौर करने लायक है। आरबीआई ने शुक्रवार को उपभोक्ता आत्मविश्वास यानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को लेकर सर्वे भी जारी किया है। ये सर्वे यानी सीसीएस निजी खपत का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर बताया जाता है। इससे सबसे खास बात तो ये निकल कर आई है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर जितना बड़ा प्रहार कोविड की पहली वेव ने किया था, उससे ज्यादा दूसरी वेव ने कर दिया। तो अंशुमन जी, इससे जुड़े दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि इस सर्वे में और क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या खास डेटा निकल कर आया है। साथ में दूसरा सवाल ये भी जोड़ देते हैं कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन को लेकर भी आरबीआई अपने पूर्वानुमान सुधार रहा है या कहें कि बढ़ा रहा है। इसका एक आम आदमी के तौर पर मेरे लिए या हमारे दर्शकों के लिए क्या मतलब है अंशुमन? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों के मोर्चे पर कुछ नहीं हुआ। वो पॉलिसी बहुत सामान्य और हस्ब मामूल थी, बेनाइन पॉलिसी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 बार से रिजर्व बैंक ने ना तो ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी की है ना कमी की, यथास्थिति बनाकर रखी। इसलिए वो सुर्खियों में उतनी ज्यादा नहीं चढ़ी, क्योंकि ये अपेक्षित था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों को लेकर फिलहाल जिस दुविधा में है उसमें वो कुछ करने वाला नहीं है। पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो दस्तावेज, जो रिपोर्ट है, जिसे आमतौर पर बहुत गहराई से पढ़ा जाता है आर्थिक हलकों में, और इसके साथ जो बाकी दस्तावेज हैं, जो उसके साथ एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आता है, उसे ध्यान से पढ़ा जाता है और उससे 2 महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं दर्पण। पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक लगातार भारत की आर्थिक विकास दर के आकलन गिराता जा रहा है और महंगाई के आकलनों में बढ़ोतरी कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे रिजर्व बैंक को लगातार महंगाई की चुनौती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे अगर लगातार पिछले 3 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूज को पर हम ध्यान दें तो रिजर्व बैंक ने पहले 5.2%, फिर 5.4% और अब 5.9% की महंगाई दर प्रोजेक्ट की है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसका असर हम न केवल हमारे खर्च पर या बाजार में महंगाई की अंतर्धारणा से है, बल्कि बहुत सारे और पहलुओं से है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ब्याज दरें हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस कर्ज की लागत है जो सरकार बाजार से लेती है। बॉन्ड मार्केट इस आंकड़े को बहुत करीब से पढ़ता है कि रिजर्व बैंक महंगाई बढ़ते हुए देख रहा है क्या, और अगर रिजर्व बैंक महंगाई बढ़ते हुए देख रहा है तो कर्ज की दर बढ़ने की संभावना और कर्ज महंगा होने की संभावना दिखाई देती है। दूसरी चीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, जो आमतौर पर जिस पर लोगों की निगाह रहती है। इस सर्वे में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। यह सर्वे आधा कुछ पॉजिटिव सूचनाओं से भरा हुआ है और आधा चुनौतीपूर्ण सूचनाओं से भरा हुआ है। पहले हम अच्छी सूचना लेते हैं इस सर्वे की। यह सर्वे बताता है कि कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म यानी उपभोक्ताओं का आशावाद नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। यानी उपभोक्ताओं को उम्मीद है कई सारे किंतु परंतुओं के साथ, इफ्स बट के साथ, कि अगर तीसरी लहर नहीं आई, अगर वैक्सीन लोगों तक पहुंच गई, अगर चीजें ठीक ठाक रही, तो शायद अगले 2-3-4 महीनों में बाजार में डिमांड बेहतर होने की, मांग बेहतर होने की, खपत बढ़ने की संभावना है। लेकिन यह सर्वे इसके साथ दूसरी सांस में यह भी कहता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यानी उपभोक्ताओं का भरोसा अर्थव्यवस्था पर अभी भी न्यूनतम स्तर पर बना हुआ है। यानी जो पहली लहर की चोट थी, जो दूसरी लहर में और ज्यादा गहरी हुई, उसका असर लोगों के भरोसे पर कॉन्फिडेंस पर बना हुआ। अब इसे ऐसे समझें कि एक उपभोक्ता जिसकी वो उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है चीजें बेहतर हो जाएं, अगर चीजें बेहतर होती हैं तो देखा जाएगा, लेकिन आज की परिस्थिति में वो खर्च करने का
का साहस नहीं जुटा पा रहा है। आज की परिस्थिति में वो नई चीजें खरीदने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उपभोक्ताओं की वर्तमान स्थिति, उनकी सोच समझ, बाजार के बारे में, कीमतों के बारे में, नौकरियों के बारे में, रोजगार के बारे में उनकी मौजूदा समझ का संकेत है, और उपभोक्ता ऑप्टिमिज्म उस आने वाले वक्त का संकेत है जिसे लेकर वो बेहतर ढंग से जिसे लेकर वो उम्मीद करते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था इन दो चीजों के बीच फंसी हुई। उम्मीदें हमेशा अच्छी होती हैं और होनी ही चाहिए, लेकिन चुनौतियां जो गहरी हैं वो ये सर्वे रिफ्लेक्ट करता है। ये और बहुत सारे आयामों से, खर्च से, खपत से, इनकम सिकुड़ने से, इन सारी चीजों की तरफ इशारा करता है। अब यहां अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े को हम महंगाई के आंकड़े से जोड़ें, जो कि एमपीसी की रिपोर्ट में उभर कर आता है, तो हमें लगता है कि ऑप्टिमिज्म आने वाले समय में बरकरार रह पाएगा क्या? ये सवाल हमारे सामने उठता है, क्योंकि अगर महंगाई की दर रिजर्व बैंक के हिसाब से 6% होने वाली है, तो हमारे आपके लिए तो खुले बाजार में वो महंगाई 12% होगी, क्योंकि रिजर्व बैंक के मौद्रिक आंकड़ों में जिसमें जो महंगाई 6% है, उपभोक्ता के लिए वो महंगाई उससे कम से कम 1.5 गुनी और 2 गुनी ज्यादा होती है। जैसे कि मौसम होता है, जैसा जितना तापमान होता है उतना आप महसूस नहीं करते, उससे कुछ दूसरा महसूस करते हैं। तो महंगाई एक बड़ा फैक्टर है, जो फैक्टर हमें रिजर्व बैंक की पॉलिसी में भी दिखाई पड़ा और इस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में भी दिखाई पड़ा। लेकिन अगर महंगाई नियंत्रित होती है, थोड़ा बाजार बेहतर होता है, तीसरी लहर का असर सीमित होता है, तो ये ऑप्टिमिज्म कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। अभी ऑप्टिमिज्म कॉन्फिडेंस में कब तक बदलेगा, इसके लिए हमें रिजर्व बैंक की अगली नीति का इंतजार करना पड़ेगा। अंशुम जी, तीसरी खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसका बैकड्रॉप मैं देना चाहूंगा। भारत की एंटी ट्रस्ट बॉडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने 2020 में अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ एक जांच शुरू की थी, ये पता लगाने के लिए कि कहीं ये प्लेटफॉर्म्स चुनिंदा विक्रेताओं को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को कम करने वाली बिजनेस प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली व्यापार महासंघ डीवीएम की शिकायत पर यह जांच शुरू हुई थी। ई कॉमर्स कंपनियों ने इसे चुनौती देने के लिए कानून का सहारा लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद पर अपना फैसला दिया। अंशुमन जी, फैसला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मुंह कड़वा करने वाला लग रहा है, आपकी क्या राय है इस पर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट फैसला तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को नकार दिया है, जो याचिका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने सबसे बड़ी अदालत के सामने कही थी। और उसके बाद भारत में इन दो बड़ी कंपनियों, दिग्गज कंपनियों के आधार पर, जिन्हें निवेश के लिए भारत में बुलाया गया था, जिन्हें भारत की आधुनिक ई कॉमर्स क्रांति का नेतृत्व करने वाला माना जा रहा है, उनके खिलाफ कंपटीशन कमीशन की जांच का आधार बन गया है। कंपटीशन कमीशन यानी भारत का कंपटीशन रेगुलेटर इन दोनों कंपनियों के खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, छोटे कारोबारियों के साथ धोखा करने, कीमतों को अंडरकट करने, अपने उत्पादों को पुश करने, ऐसी बहुत सारे आरोपों की जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह से इस अप्रूवल के बाद अब सीसीआई पूरी तरह, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि उसे किस दिशा में जांच के लिए बढ़ना है। अब इस जांच पर हमारी निगाहें रहेंगी कि कंपटीशन कमीशन इस बारे में क्या कहता है। हमें 2-3 और तथ्यों को इसके साथ समझना जरूरी है। इस शिकायत के समानांतर दर्पण सरकार ई कॉमर्स के से जुड़े हुए नियमों में लगातार बदलाव कर रही है। हमने पिछले 3-4 साल में ई कॉमर्स को लेकर नियमों में काफी फेरबदल देखा है, जिसको लेकर बहुत गहरा कंफ्यूजन भी है। ई कॉमर्स कंपनियों में निवेश पर भी असर हो रहा है। और सबसे बड़े जो ताजे 2 बड़े बदलाव हमारे सामने हैं, याद दिलाने के लिए जरूरी कि एक तो सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं ई कॉमर्स कंपनियों के लिए, जिसमें वो क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, क्या बेच सकती हैं, क्या नहीं बेच सकती हैं, कैसे वो उनका कारोबार होगा, उसके नियम सजेस्ट किए गए हैं, जिस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद सरकार उन्हें लागू करेगी। इस पर जितने भी स्टेक होल्डर हैं, भागीदार हैं इस पूरे कारोबार में, उनकी राय मांगी गई है। वो इस जांच के पैरेलल वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी सरकार कहीं ना कहीं ये मान रही है कि ये कंपनियां अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में काम कर रही हैं, या कंपटीशन को लिमिटेड कर रही हैं, या भारत के छोटे कारोबारियों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही हैं। दूसरी चीज ये कि सरकार डिजिटल मोनोपोली तोड़ने के लिए कमेटी बना चुकी है नंदन नीलकनी की अध्यक्षता में। जो कमेटी भारत में ओपन सोर्स डेटा को, ट्रेडर्स का डेटा, कंज्यूमर्स के डेटा को ओपन सोर्स करने की प्रक्रिया पर काम करेगी। तो ये 2 चीजें समानांतर रूप से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के लिए चुनौती के तौर पर सामने आई हैं, जो पैरेलल चल रही हैं। और अब ये तीसरा मोर्चा,
ये जो तीसरा फ्रंट खुला है वो सीसीआई की जांच का है, कंपटीशन कमीशन की जांच का है। तो यहाँ अभी खासी आतिशबाजी होगी आने वाले कुछ महीनों में। सीसीआई बुलाएगी, नोटिस देगी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपना स्पष्टीकरण देंगे और उससे हमें पता चलेगा कि परिस्थितियां ई कॉमर्स बाजार में कितनी साफ सुथरी हैं। इस बीच आपने इशारा किया कि दिल्ली जो ट्रेडर्स की बॉडी है कैट, उसने इस बात पर संतोष जाहिर किया है कि फ्लिपकार्ट के खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो रही है, पर अमेजॉन को क्यों छोड़ दिया गया है। ट्रेडर्स की बॉडी लगातार पिछले 3-4 सालों से भारत की ई कॉमर्स कंपनियों के विरोध में और उन पर सवाल उठा रही है, जिसका असर भी दिखता है हमें सरकार की नीतियों पर। तो अब अगर हम पूरा परिदृश्य एक साथ समझने की कोशिश करें तो देश की दोनों ई कॉमर्स दिग्गज, जिन्हें हम हर दूसरे दिन कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भारतीय रेगुलेटरी सिस्टम के एक बड़े अभियान में घिर गई हैं। एक तरफ ईडी है जो फेमा की जांच कर रहा है फ्लिपकार्ट में, दूसरी तरफ उद्योग विभाग है जो इन कंपनियों के कामकाज पर नए नियमों को लादने की या नए नियमों में बांधने की कोशिश कर रहा है, तीसरी तरफ भारत का कंपटीशन रेगुलेटर है कंपटीशन कमीशन, जो इनमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जांच करने वाला है। तो इस तरह से भारत का ई कॉमर्स स्पेस जो सबसे इमर्जिंग स्पेस है और जहां जो बड़ी कंपनियां हैं, इनके ऊपर बड़ा रेगुलेटरी क्रैकडाउन या बड़ा रेगुलेटरी छानबीन शुरू हुई है। हम देखते हैं कि आगे किस दिशा में जाती है और तब पता चलेगा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को भारतीय माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए या बदलने के लिए क्या करना पड़ा। अंशुमन जी, चलते चलते कैन एनर्जी और भारत सरकार के बीच जो लंबा विवाद चला आ रहा है, उस पर आपके पास एक अपडेट है। हाँ, एक छोटा सा अपडेट ये है कि जैसा हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के प्रावधान के वापस होने पर खर्चा पानी में विस्तार से चर्चा की थी, उसके फॉलो अप के तौर पर सरकार ने केन एनर्जी को ये ऑफर किया है कि क्योंकि केन एनर्जी का केस ही इस पूरे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की वापसी की बुनियाद है। अगर वो नहीं हुआ होता और आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ पेरिस की अदालत से केन एनर्जी ने भारत सरकार के विरुद्ध आदेश न ले लिया होता, संपत्ति का अधिग्रहण न होने लगता, तो शायद सरकार 2012 से इस पर बैठी रहती, इस पर आगे नहीं जाती। सरकार ने करीब करीब $1 बिलियन का रिफंड करने का केन एनर्जी को प्रस्ताव दिया है। यह रिफंड हो सकता है थोड़ा टैक्सेशन, थोड़ी उनकी मुकदमे की लागत और बाकी चीजों की लागत का है, ताकि ये कानून अमल में आ सके, क्योंकि उस कानून की शर्त है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की डिमांड वापस ले ली जाएगी यदि कंपनी सारे लिटिगेशंस यानी सारे मुकदमेबाजियां बंद कर देगी और एक अंडरटेकिंग देगी कि आगे वो कभी मुकदमा नहीं करेगी। केन को यह ऑफर किया गया है। ये इनकम टैक्स कानून में जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का बिल है, ये शुक्रवार को आया था। लगभग ये क्लियर है। इसके साथ 2 और कंपनियों के बारे में जानकारी आ रही है, 3 और कंपनियों के बारे में जानकारी आ रही है जिन्हें इस कानून से फायदा मिलेगा, जो एक अपडेट है। करीब करीब $13.5 बिलियन की डिमांड इस समय खड़ी हुई हैं सरकार के पास। टैक्स डिमांड की जब बात कहते हैं तो टैक्स की नोटिस जो भेजी गई है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तहत $13.5 बिलियन का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन डिमांड किया गया था कंपनियों से। इसमें केन भी है और केन के अलावा इसमें वोडाफोन है, इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी सनोफी है और इसमें जो ब्रूअर है SAB मिलर, उसके खिलाफ भी इस तरीके का मामला है जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का है। अब निगाह इस पर है कि केन एनर्जी इस पर क्या प्रतिक्रिया करती है, क्या वो अपना मुकदमा वापस लेती है, क्या वो इस कानून के तहत इस ऑफर को मानती है और इस कानून में शामिल होती है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का एक चलता हुआ विवाद फिलहाल सुलझ जाएगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। कल फिर हाजिर होंगे कल की मुख्य आर्थिक खबरों और अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए विदा। शुक्रिया अंशुमन जी।